जैसे अनरिजर्व कैटेगरी का टॉप है 45 हाँ नंबर, एंड इसका बॉटम है 29। हाँ इसी के बाद अगर आप अगले पेज में चाहते हैं तो जैसे ओबीसी का हो गया, पहला नंबर का जो कैंडिडेट है वो 46 नंबर का है। हाँ। तो अब ये 46 नंबर वाला जो है ये ओबीसी कैटेगरी में अलग है और वो अलग है। तो अगर ये जो पहली लिस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी, वो अनरिजर्व कैटेगरी का जो रोस्टर रिजर्वेशन का फॉलो कर दे तो ये 46 नंबर वाला अनरिजर्व कैटेगरी में होता। तो इससे ऊपर के जितने भी ये नंबर वाले हैं ये सब उसमें मिक्सअप होकर के उसमें चले जाते हैं। ऐसी एसटी कैटेगरी के भी अच्छे नंबर वाले अपनी ही कैटेगरी में हैं, जबकि उनको अनरिजर्व कैटेगरी में होना चाहिए था। ये साफ साफ जजमेंट भी कह रहा है, मैंने कही किया है कि उनको काउंट नहीं किया जाएगा अगर वो अपने मेरिट पे ऑन मेरिट पे सेलेक्ट होते हैं तो। आपने पिछले बार मेरे को ये भी पूछा था माननीय न्यायालय ने कि अगर वो ऐसा सेलेक्ट होते हैं तो बाद में उनके लिए पदोन्नति की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो मैंने और भी सर्कुलर कवरिंग में फाइल किया जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि अगर कोई अभ्यर्थी अपने योग्यता के अनुसार मेरिट पे चयन हो जाता है तो भविष्य में भी वो अपने आरक्षण के लाभ को प्राप्त करेगा। उसके लिए आरक्षण वहां से बंद नहीं हो जाएगा कि वन रिजर्व कैटेगरी से सेलेक्ट हो गया तो अब जनरल हो गया है, ऐसा नहीं होगा। वो आगे भी वो दोबारा जब कभी भी लिस्ट। अच्छी बात है ये, अगर आप ओबीसी से या एसटी से अगर आप जनरल में लेके सिलेक्शन हो गया, जी। तो उसके बाद तो जो प्रोपोर्शनेट है, हाँ। तो फिर तो आप तो जो जनरल कैटेगरी है उसके राइट को आप कटिल करोगे। नो मिलॉर्ड, क्यों नहीं होगा? इसीलिए इसीलिए मैंने ये जजमेंट्स में आपको जो पहले जो बताया, इंदिरा साहनी की जजमेंट में जो दो बातें कही गई है, मैंने आपको हमने न्यायालय को शुरू में बताया कि दो शब्दों पर बात है, अनरिजर्व कैटेगरी एंड वर्टिकल रिजर्वेशन। जब वर्टिकल रिजर्वेशन होता है तो वर्टिकल रिजर्वेशन में जो भी कैंडिडेट अच्छे नंबर पाते हैं वो वर्टिकली ऊपर अप हो जाते हैं और अनरिजर्व नहीं कैटेगरी से सेलेक्ट होते नहीं, हैं। एक बात बताइए ना, ऐसे में तो जनरल की सीट और कम होती जाएगी। अगर ओबीसी वाले भी इधर से अगर मान लीजिए मेरिट में आ गए हैं, तो डबल डबल बेनिफिट क्यों मिलेगा उनको? जी जी, मैं इसीलिए अब हाँ। कि मिलॉर्ड वो जनरल कैटेगरी नहीं है, वो अनरिजर्व है, वो अन सबके लिए खुली अरे है। भाई, अनरिजर्व हो जनरल एक ही मतलब है। अब ज्यादा ज्ञान मत बताओ, है ना? नहीं, अब सुनो, अब हमारी बात बताओ। इसके बाद क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है क्या कि जनरल कैटेगरी वाला अगर ओबीसी जनरल में मेरिट में आ जाता है तो उसकी क्या स्थिति रहेगी, उसकी क्या पोजीशन रहेगी? और जनरल कैटेगरी का फिर तो प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएगा। रिजर्वेशन कैसे 50 सीलिंग को कैसे क्रॉस करोगे आप ये बताओ? हाउ कैन दी सीलिंग विल बी क्रॉस्ड? अगर ओबीसी वाला और एससी वाला या एसटी वाला मान लीजिए मेरिट में अच्छी पोजीशन में आ गया, जी। तो वो जनरल में चला जाएगा, है ना? और जनरल में चला जाएगा तो फिर वो जो प्रोपोर्शनेट है वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा। जो 16%, 33% या 23% है, उससे ज्यादा कैसे हो पाएगा? नो मिलॉर्ड, क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा मिलॉर्ड हाँ। क्योंकि उनके लिए जो पोस्ट रिजर्व है वो रिजर्व ही रहेंगे। वाह। My lords, in item number 5, my lords, हाँ। my lords, I have filed reply. But in next case, my lord, I have checked from the order sheet on the first date. There was only direction to connect with the identical case, my lord. Appears there is no notice issued in item number 6, and we have not received any copy, my lord. क्या है? My lord, he has challenged the process for the appointment on the post of assistant grade 3 in the district establishment, my lords. हाँ। क्या? On last date of hearing, my lords have put the specific question with respect to the petitioner regarding the rules under which he is saying that the reservation roster has not been followed at the time of preliminary selection, my lord. In this case, there was two stage because number of applications were more. So we made a preliminary assessment, and thereafter skill test was conducted. He is saying that in the preliminary selection, the reservation roster ought to have been followed. मिलॉर्ड, रिजर्वेशन का जो रोस्टर जो भी सिस्टम है मिलॉर्ड, तो उसमें दो शब्द उपयोग किए जाते हैं। पहला है वर्टिकल रिजर्वेशन एंड दूसरा है कि सामान्य जनरल कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी। वर्ड इज अनरिजर्व कैटेगरी, वर्ड इज नॉट अ जनरल कैटेगरी। हम सब ये मानते हैं कि अक्सर कि वो जनरल कैटेगरी है और जनरल वालों के लिए लिस्ट जो है वो पोस्ट जितने भी बचे हैं वो उनके लिए रिजर्व हैं। ऐसा नहीं होता है मिलॉर्ड। आपको केस क्या है? केस ये है मिलॉर्ड की जिला न्यायालय में भर्तियां निकली थी सेकंड ग्रेड 2 वगैरह की, असिस्टेंट ग्रेड 2 की। उसमें जब परीक्षा ली गई प्रीलिमिनरी एग्जाम, आप किसके लिए अप्लाई किए थे? असिस्टेंट ग्रेड 2। असिस्टेंट ग्रेड 2, अच्छा। फिर क्या हुआ? फिर जब प्रीलिमिनरी एग्जाम हुआ उसके बाद रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद इन्होंने अलग अलग रिजर्वेशन की लिस्ट बनाई। हाँ। जनरल वालों की अलग बनाई पूरी, हाँ। जितने लोग भी मेरिट में थे। फिर एसटी वालों का अलग बनाया, ओबीसी वालों का अलग बनाया, एससी वालों का अलग अलग बना दिया। हमारा मेन जो ग्रीवांस है वो उसी पर है कि जो पहली जो लिस्ट बनी है जनरल कैटेगरी की, वो जनरल कैटेगरी की लिस्ट ना हो करके वो अनरिजर्व होगी। तो अनरिजर्व होने की वजह से जो भी कैंडिडेट मेरिट पर होंगे वो उस लिस्ट में आएंगे। उसके बाद जो पोस्ट बचेगी वो सारे पोस्ट में
रिजर्व कैटेगरी के लोग मेरिट के अनुसार से जो है उसकी लिस्ट बनेगी। जैसे एक आई एम गिविंग एन एग्जांपल मिला, अगर हम एक सपोज करते हैं कि कोई कहीं पर 100 पोस्ट निकला है और कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो सभी जो है मेरिट पर सेलेक्ट होंगे। फिर अगर 10 पोस्ट रिजर्व की जाती है तो 10 पोस्ट रिजर्व होगी, बाकी रिमेन अनरिजर्व होगा। फिर ऐसे ही अगर एसटी वालों के लिए, एससी वालों के लिए, ओबीसी वालों को रिजर्व किया जाता है सपोज 40 पोस्ट, तो 40 पोस्ट तो रिजर्व होगा, लेकिन बाकी जो 60 पोस्ट बचेंगे वो अनरिजर्व होगा। और उसमें वो सभी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जो कैंडिडेट अपने मेरिट पे सेलेक्ट होते हैं। मैंने एक कवरिंग मेमो फाइल किया था मिलॉट, इसमें मध्य प्रदेश का जो सबसे पहला जो लोक सेवा अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम है, इसकी जो क्लॉज 4 का 4 है, उसमें ये बात साफ साफ उसी समय से लिखी हुई है। यदि उपधारा 2 में कहा गया कि किनको किनको रिजर्वेशन मिलेगा, में उल्लिखित प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग में संबंधित कोई व्यक्ति सामान्य अभ्यर्थी के साथ खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर चयनित हो जाता है, तो उसे उपधारा 2 के अधीन ऐसे प्रवर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया मिलॉट। इसके बाद जो मैंने अभी सबसे फर्स्टली जो बात कहा, ये मध्य प्रदेश शासन ने 12 मई 1999 को सेम इसी बात का एक सर्कुलर निकाला था कि भर्ती विज्ञापन और शासकीय कार्य में सामान्य शब्द के स्थान पर। समस्या क्या है कि पहले जो लिस्ट होती है उसमें भी रिजर्वेशन देना चाहिए था। उसमें रिजर्वेशन नहीं मिला, वो खुली प्रतियोगिता होगी, मतलब वो सबके लिए ओपन होगा। जैसे अगर कोई एसटी का भी कैंडिडेट है, अगर वो अच्छे नंबर ले आता है तो वो उसमें उस लिस्ट में रहेगा। क्या वो लिस्ट बताइए तो जरा। 21 पेज नंबर 21 है, 20 के आसपास मेन पिटीशन में। तो ये कार्यालय जिला न्यायाधीश 28/6/2023 को ये लिस्ट जारी हुई थी। इस लिस्ट में संवर्ग सभी अनरिजर्व हैं। पेज नंबर 18 और 22 इन्होंने इसमें नहीं कहा है, कौन सी पेज नंबर? 22 एनेक्सर P2 मिला 18 पेज 18 पेज में तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर का है। अपॉइंटमेंट तो नहीं, ये पेज 1 में तो वो है परीक्षा का विज्ञापन है, P2 है पेज नंबर 21 एनेक्सर P2। हाँ बताइए क्या इसमें क्या हो गया? ये फाइनल नहीं है मिलॉर्ड। ये जब पहला एग्जाम हुआ, प्रीलिमिनरी एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद जो रिटर्न टेस्ट वगैरह के लिए जो लिस्ट बनाई गई थी वो लिस्ट है। तो ये लिस्ट पर हमारा ग्रीवांस मिलॉर्ड मेन की ये जो है। अच्छा, आपको ये कहना है जो पहली लिस्ट निकलती है जी, इसमें ही अनरिजर्व को और रिजर्व के लिए अलग अलग बनाना चाहिए। पहला जो लिस्ट होगा मिलॉर्ड, जो पोस्ट होंगे टॉप के, वो सभी के मिक्सअप रहेंगे, जो भी लोग अपने मेरिट के आधार पर अधिक अच्छे। ये बताओ, परीक्षा जो सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है जी, वो तो जब फाइनल रिजल्ट निकलेगा तभी होगा। ये तो सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग की एक प्रक्रिया है जी, इससे शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसीजर है ना, कि हमको क्या 3000 कैंडिडेट आए थे जी। अब 3000 में से मान लीजिए 100 की वैकेंसी लेनी है, तो उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग के लिए एक टाइपिंग कुछ परीक्षा पास करा दी, कुछ भी एग्जाम जनरल एग्जामिनेशन करा दी, जैसे रिटर्न का उसमें जनरल नॉलेज भी हो गया, सब हो गया, ठीक है। अब जनरल नॉलेज का भी हो गया, बिल्कुल ठीक बात है। अब उसके बाद उन्होंने उनके परसेंटेज के हिसाब से एक लिस्ट बना दी जी, जनरल की होगी, ओबीसी की होगी, जितनी की भी होगी उन्होंने और उन्होंने विज्ञापन में लिखा होगा कि 1:10 के हिसाब से नंबर लेंगे। जैसे मान लीजिए जनरल के लिए आपको 100 सीट है तो 1000 लोगों को लाना है, यस मिलॉर्ड। एसटी की अगर 40 सीट है तो 4 है, तो ऐसे करके उनकी लिस्ट बना ली पूरी, एक कंसोलिडेट लिस्ट बन गई, ठीक है। अब उसके बाद ये तो कॉमन हो गया, उसके बाद उनको टाइपिंग परीक्षा में भेजा। जी, टाइपिंग परीक्षा के लिए स्किल टेस्ट के लिए है ना, स्किल टेस्ट में आ गया। अब स्किल टेस्ट में पास हो गया, तब उसके हिसाब से वो जो जनरल की कैटेगरी की लिस्ट होगी वो जनरल में जाएगा, एसटी का एसटी में जाएगा। यस क्या गलती है? बट पूरे भारत में कोई भी जो एग्जाम बात मत करो ना आप, मिलॉर्ड, सभी जगह अन्य डिस्ट्रिक्ट्स का भी हमने लगाया हुआ है, अन्य डिस्ट्रिक्ट्स का भी हमने लगाया हुआ है। कौन से बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की क्या गड़बड़ है वो बताओ। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ही यही गड़बड़ है मिलॉर्ड। ये कानून में गलत है ये बताओ मिलॉर्ड, ये जो सिस्टम है ये शुरू से ही फॉलो होता है। सिस्टम के बारे में नहीं हो बात, आप बताओ कि कौन से कानून में ये गलत है, कानून बताओ भाई, क्यों गलती है, कहाँ गलती है, कानून में बता दो कि कहाँ मिलॉर्ड सिलेक्शन की लिस्ट में शुरुआत से लेकर के लास्ट तक रिजर्वेशन सभी प्रकार से इसी प्रकार ही फॉलो होता है। अच्छा, ये जो शॉर्ट लिस्टिंग का फार्मूला, अच्छा शॉर्ट लिस्टिंग का फार्मूला क्या समझते हैं आप, जानते हो क्या होता है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट? मिलॉर्ड, इनके पास
मैं मान रहा हूँ इस संबंध में एग्जैक्ट कानून नहीं है, क्या और नहीं है, अभी कानून है। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए वो आपके विज्ञापन में देखिए क्या लिखा है, शॉर्ट लिस्टिंग का क्या फार्मूला दिया है, पढ़िए। जो परीक्षा की निर्देश है ना, वो कैसे होगी जी, पहला प्रथम चरण क्या होती है। पेज नंबर 17, यस। नियुक्ति हेतु चयन विधि। हाँ, प्रथम परीक्षा। पांडे जी, वो अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट आ गया कि सिलेक्शन प्रोसेस चेंज नहीं हो सकती। अभी लेटेस्ट जजमेंट आ गया आज। सर आज ही आया है आ गया, यस आई ऑलरेडी। इंस्टीट्यूशन बेंच का। यस। यदि विज्ञापित रिक्त पदों के विरुद्ध 100 गुना से अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं नहीं, आप पढ़ो। हाँ हाँ, यस। पढ़ो। तो सहायक ग्रेड 3 के पदों पर चयन हेतु एक प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यदि एक ही अभ्यर्थी द्वारा एवं सहायक ग्रेड 3 के पद पृथक पृथक रूप से एक से अधिक पद आवेदन प्रस्तुत किया गया हो तो एक ही प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण उक्त अभ्यर्थी द्वारा उक्त प्रारंभिक परीक्षा में अर्जित किए अंक आवेदित सभी पदों हेतु विचार में लिए जाएंगे। अच्छा, आप परीक्षा में बैठ चुके थे पूरा? जी, आप पूरा भाग भी लिए? पूरा भाग नहीं लिए मिलोड, यहीं से हम शॉर्ट खत्म हो गए? लिस्ट से बाहर हो गए थे। बाहर हो गए, जी, है ना? तो यहाँ पे तो बिना किसी ऑब्जेक्शन के आप हाई कोर्ट में इसमें परीक्षा में बैठ गए थे, तब तक कोई आपको आपत्ति नहीं आई? हम परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा में बैठे हैं, उसके बाद नहीं बैठे हैं, बैठे नहीं क्योंकि आप एलिजिबल नहीं थे? क्योंकि हमारा इसमें नाम नहीं आया। नहीं आया, है ना? जी, ठीक है। आप प्रारंभिक परीक्षा में बैठने के पहले आपने इसको चैलेंज नहीं किया, पहले आप परीक्षा में बैठे, फिर फेल हो गए, तब चैलेंज कर दिया और हाई कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर कर दिया कि एनी अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ दिस पिटीशन, ताकि जो नए जो लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर तलवार लटकते रहे हमेशा। मिलोड, बट अन्य डिस्ट्रिक्ट ने भी यस, सेम अच्छा ये सेम बताओ, रोस्टर मिस्टर सेम चीजें फॉलो की हैं। और सिर्फ सेम डिस्ट्रिक्ट का मतलब नहीं है हमको, तो इस कानून की परीक्षा, इस परीक्षा में कहाँ गड़बड़ हो रही है ये बता दो मिलोड, रिजर्वेशन रोस्टर का इन्होंने पालन नहीं बस। किया, बस यही है हमारा यही। ग्रीवांस। अच्छा, क्या जजमेंट बता रहे हो आप? 2021 का 4 SSC, है ना? यस मिस्टर। हम्म। मिलोड, मैंने पहले भी जजमेंट्स किए थे, मैंने एक इंद्रसानी केस के लिए हाँ पर्ची दिया था। हाँ। इसका ये 812 clause. We are also of the opinion that the rule of 50% applies only to reservation in favor of backward classes made under Article 16(4). A little clarification is in order at this juncture. All reservations are not of the same nature. There are two types of reservation which may, for the sake of convenience, be referred to a vertical reservation and sake of an horizontal reservations. The reservation in favor of scheduled caste, scheduled tribe, and other backward classes under Article 16(4) may be called vertical reservation, whereas reservation in favor of physically handicapped under Clause 1 of Article 16 can be referred to as horizontal reservation. Horizontal reservation cut across the vertical reservation, what is called interlocking reservation. To be precise, suppose 3% of वैकेंसीज आर रिजर्व इन फेवर ऑफ फिजिकली, इसमें बाकी फिजिकली कैंडिडेट्स के लिए बताया गया है। इसमें वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में मैं आपको बताइए। ये है रितेश आर शाह, रिपोर्टेड 1996 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस 253। इसका पैरा 13 1996 1996 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस 253। 13 clause, there cannot be any dispute with the proposition that if a candidate is entitled to be admitted on the basis of his own merits, that if a candidate should not be counted against the quota reserve for scheduled caste or scheduled tribe or any other backward category, since that will be against the constitutional mandate incarnate in Article 16(4). ठीक। तो इसमें ये कहा जा रहा है मिलोट कि अगर कोई अपने मेरिट से ऊपर सेलेक्ट हो जाता है तो वो रिजर्व कैटेगरी में गिना नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो पहली जो लिस्ट बनेगी अनरिजर्व की वो सभी के लिए ओपन होगी, उसमें सभी लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे, जिसका भी नंबर अधिक होगा वो पहले उनमें आएगा। आपका नंबर, आपको कितना नंबर मिला? हमको लगभग आपको तो नंबर मालूम चला होगा ना कितना मिला? जी, कितना मिला? It is disclosed in para 8.4.
इसमें 19 पिटिशनर है। अच्छा 19 पिटिशनर है मिलॉर्ड, हमको अलग अलग नंबर मिला है 30 नंबर। 21 पिटिशनर है, 21। हाँ, कितना मिला इनको? पिटिशनर नंबर 1 महेश कुमार को 30 नंबर मिले हैं। पिटिशनर नंबर 2 ऑब्टेन 31 मार्क्स। हाँ। पिटिशनर नंबर 2 36 मार्क्स। हाँ। पिटिशनर नंबर 4 ऑब्टेन 37 मार्क्स, 5 36। पिटिशनर नंबर 6 ऑब्टेन 36, 7 36, हाँ 8 35 मार्क्स, 9 35 मार्क्स, 10 38 मार्क्स। पिटिशनर नंबर 11 38 मार्क्स। पिटिशनर नंबर 2 ऑब्टेन 38 मार्क्स। इस तरीके से सबके अलग अलग नंबर है मिलॉर्ड। तो इसमें कितने किया लोएस्ट पहली लिस्ट में? 29। 29। तो इनको क्यों नहीं बुलाया गया पहली लिस्ट में? मतलब जो फर्स्ट लिस्ट है वो जो इनके जो कैटेगरी है वो ओबीसी है। इन्होंने अपनी पिटीशन में मेंशन नहीं किया ये कौन सी कैटेगरी में कर रहे हैं। ओबीसी की अलग लिस्ट बनी। तो क्यों? हाँ ओबीसी में जो लास्ट गया है हाँ वो गया है 39। 39। तो इनका किसी का भी जितने अगर पिटिशनर 21 लोग का, ये ओबीसी में जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की लिस्ट में सक्सीड नहीं हुए। तो ये ओबीसी कहाँ लिखा है? आपने पिटिशन में नहीं लिखा है? नहीं, पिटिशन में कहीं पे भी प्लीडिंग में नहीं है कि कौन सी कैटेगरी के लिए पार्टिसिपेट किए। क्यों भाई? पैरा नंबर 1 में जो है, पैरा नंबर 8.2, हाँ क्यों नहीं किया आपने? किसी भी पिटिशनर का कोई डिटेल पूरी पिटीशन में कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है कि कौन से कैटेगरी में है, क्या एप्लीकेशन डेट था। और इसमें से जो पिटिशनर नंबर 19 पिटिशनर नंबर 19 सेलेक्ट हुई थी, स्किल टेस्ट के लिए इनवाइट किया गया था और वो अपियर नहीं हुए। तो इसके कारण हमने उनके पिटिशनर तो रिट पिटिशन मेंटेनेबल ही नहीं है। अच्छा हमने उनके आइटम नंबर 90 वाज कॉल फॉर इंटरव्यू, कॉल फॉर स्किल टेस्ट। ठीक है। और ये फैक्ट को इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया और उसका डॉक्यूमेंट हमने फाइल किया है रिप्लाई के साथ पेज नंबर 41 42 में। बट हैज नॉट अपीयर्ड। ठीक है Not- चलिए। अच्छा हाँ, अब ओबीसी हमने सभी कैंडिडेट के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो सभी हमने इसमें पिटिशन में सबमिट कर दिए हैं। तो उसमें क्या हुआ? वो ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं ऐसा लिखा गया? ओबीसी कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा जी है ना? जी। तो ओबीसी कैटेगरी का, अगर ओबीसी कैटेगरी का फॉर्म भरा है आपने तो अब आपकी लिस्ट में ओबीसी में ही शामिल होंगे। यही बता रहा हूँ मिलॉर्ड कि हम ओबीसी में शामिल होंगे, ठीक है। हाँ। लेकिन जब जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें सभी लोग मिक्सअप में सेलेक्ट होंगे तो अनरिजर्व ओबीसी कैटेगरी के जो हाईएस्ट मार्क के जो नंबर हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो अनरिजर्व कैटेगरी में चले जाएंगे और हमारे लिए नीचे जगह बच जाएगी। अच्छा। तो हम अप हो जाएंगे, उसमें शामिल हो जाएंगे। अच्छा 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 जी। कैसे? तो जैसे फिर से बताइए एक बार। इन्होंने मैं एक मिनट तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी का टॉप है 45 हाँ नंबर एंड इसका बॉटम है 29। हाँ इसी के बाद अगर आप अगले पेज में चाहते हैं तो जैसे ओबीसी का हो गया, पहला नंबर का जो कैंडिडेट है वो 46 नंबर का है। हाँ। तो अब ये 46 नंबर वाला जो है ये ओबीसी कैटेगरी में अलग है और वो अलग है। तो अगर ये जो पहली लिस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी, वो अनरिजर्व कैटेगरी का जो रोस्टर है रिजर्वेशन का फॉलो कर दे तो ये 46 नंबर वाला अनरिजर्व कैटेगरी में होता। तो इससे ऊपर के जितने भी ये नंबर वाले हैं ये सब उसमें मिक्सअप होकर के उसमें चले जाते हैं। ऐसी एसटी कैटेगरी के भी अच्छे नंबर वाले अपनी ही कैटेगरी में हैं, जबकि उनको अनरिजर्व कैटेगरी में होना चाहिए था। ये साफ साफ जजमेंट भी कह रहा है, मैंने कही किया है कि उनको काउंट नहीं किया जाएगा अगर वो अपनी मेरिट पे, ऑन मेरिट पे सेलेक्ट होते हैं। तो आपने पिछली बार मेरे को ये भी पूछा था माननीय न्यायालय ने कि अगर वो ऐसा सेलेक्ट होते हैं तो बाद में उनके लिए पदोन्नति की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो मैंने और भी सर्कुलर कवरिंग में फाइल किया जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि अगर कोई अभ्यर्थी अपने योग्यता के अनुसार मेरिट पे चयन हो जाता है तो भविष्य में भी वो अपने आरक्षण के लाभ को प्राप्त करेगा। उसके लिए आरक्षण वहां से बंद नहीं हो जाएगा कि वो अनरिजर्व कैटेगरी से सेलेक्ट हो गया तो अब वो जनरल हो गया है, ऐसा नहीं होगा। वो आगे भी वो दोबारा जब कभी भी लिस्ट। बात रही है, अगर आप ओबीसी से या एसटी से अगर आप जनरल में लेके सिलेक्शन हो गया जी तो उसके बाद तो जो प्रोपोर्शनेट है, हाँ, तो फिर तो आप तो जो जनरल कैटेगरी है उसके राइट को आप कटिल करोगे। नो मिलॉर्ड, इसीलिए मैंने ये जजमेंट्स में आपको जो पहले जो बताया, इंदिरा साहनी की जजमेंट में जो दो बातें कही गई है, मैंने आपको हमने न्यायालय को शुरू में बताया कि दो शब्दों पर बात है, अनरिजर्व कैटेगरी एंड वर्टिकल रिजर्वेशन। जब वर्टिकल रिजर्वेशन होता है तो वर्टिकल रिजर्वेशन में जो भी कैंडिडेट अच्छे नंबर पाते हैं वो वर्टिकली ऊपर अप हो जाते हैं और अनरिजर्व कैटेगरी से सेलेक्ट होते हैं। एक बात बताइए ना, ऐसे में तो जनरल की सीट और कम होती जाएगी। अगर ओबीसी वाले भी इधर से अगर मान लीजिए मेरिट में आ गए तो डबल बेनिफिट क्यों मिलेगा उनको? जी जी, मैं इसीलिए कि मिलॉर्ड वो जनरल कैटेगरी नहीं है, वो अनरिजर्व है, वो सबके लिए खुली है। भाई अनरिजर्व हो जनरल एक ही मतलब है। अब ज्यादा ज्ञान मत बताओ, है ना? अब सुनो, अब हमारी बात बताओ।
इसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है क्या कि जनरल कैटेगरी वाला अगर ओबीसी जनरल में मेरिट में आ जाता है तो उसकी क्या स्थिति रहेगी, उसकी क्या पोजीशन रहेगी, और जनरल कैटेगरी का फिर तो प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएगा, रिजर्वेशन कैसे 50 सीलिंग को कैसे क्रॉस करोगे, अभी बताओ। हाउ कैन दी सीलिंग विल बी क्रॉस्ड? अगर ओबीसी वाला और एससी वाला या एसटी वाला मान लीजिए मेरिट में अच्छी पोजीशन में आ गया जी तो वो जनरल में चला जाएगा, है ना, और जनरल में चला जाएगा तो फिर वो जो प्रोपोर्शनेट है वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा, जो 16%, 33% या 23% है उससे ज्यादा कैसे हो पाएगा? नो मिलॉर्ड, क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा मिलॉर्ड हाँ, क्योंकि उनके लिए जो पोस्ट रिजर्व है वो रिजर्व ही रहेंगे। वाह, 100 में यानी 70-80 वही भरा जाए। मिलॉर्ड ये जजमेंट्स यही हाँ, वो कह रहे हैं कौन और सा सर्कुलर्स में भी यही सब चीज। कहाँ जजमेंट बताओ, वही कौन सा बताओ, कौन सा जजमेंट 2021 का क्या बता रहे थे? मिलॉर्ड मैंने अभी जो आपको पढ़ा था रितेश आर शाह, इसमें भी ये बात कहा गया है कि दे क्या? कैन नॉट बी डिस्प्यूट विद द प्रोपोजिशन दैट इफ अ कैंडिडेट इज इंटाइटल्ड टू बी एडमिटेड टू द बेसिस ऑफ हिज ओन मेरिट्स देन सच एडमिशन शुड नॉट बी काउंटेड अगेंस्ट द कोटा रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर कैटेगरी सिंस दैट द अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16 में जो सब क्लॉसेस हैं उसके सब क्लॉस 4 जो है सामाजिक आरक्षण की बात करता है, सोशल रिजर्वेशन की बात करता है। सोशल रिजर्वेशन में ये बातें आएंगी और जब इसमें से कोई व्यक्ति अपने ओन मेरिट्स पे चयन होता है तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। हाँ, किनके तरफ विरुद्ध काउंट नहीं किया जाएगा? जो ऑलरेडी जो रिजर्व किया गया है उनके विरुद्ध वो काउंट नहीं किया जाएगा अगेंस्ट में, तो उसका परसेंटेज जो आप कह रहे हैं वो नहीं बढ़ेगा मिलॉर्ड, वो भाई फिक्स्ड है। कैसे नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जो फिर वो जो नीचे के जो कैंडिडेट्स हैं वो उनको नौकरी मिलेगी क्या? जैसे मान लीजिए आपके कैंडिडेट है जो 30 से 37 38 पाए, ठीक है, उनको नौकरी अगर उनको सिलेक्शन में लेते हैं, एक लिस्ट में लेते हैं, तो परसेंटेज कैसे नहीं बढ़ेगा? हाउ इज पॉसिबल? परसेंटेज वो इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि क्यों? मिलॉर्ड वो कहा ही यही जा रहा है कि जो अनरिजर्व है वो कैटेगरी वो किसी के लिए रिजर्व नहीं है, हाँ, वो ठीक है, जनरल वालों के लिए रिजर्व नहीं है, वो एसटी या वालों के लिए रिजर्व नहीं है, ओबीसी वालों के लिए रिजर्व नहीं है, वो ठीक किसी है, के लिए रिजर्व नहीं है। वो जो भी अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड भी अगर कोई व्यक्ति है जो किसी परसेंटेज में है, अगर वो अच्छे परसेंटेज से सेलेक्ट होता है तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में चला जाएगा हाँ, और उसका जो वो जगह है वो उसके नीचे वाले को मिलेगा। वही तो बोले, तो वही बनने से संख्या नहीं बढ़ती जाएगी? लेकिन अभी तक ये इंदिरा साहनी के जजमेंट से ठीक है लेकर के ना, अभी तक ठीक है, सभी एग्जाम्स में सभी नियुक्तियों में ऐसा ही होता है। ठीक है, हम देखते हैं इसको क्या करेंगे, ठीक है। ये अन्य भी जगह के मैंने जो सिलेक्शन के प्रोसेसेस हुए हैं वो मैंने लगाया है मिलॉर्ड। मेरे क्लॉज 3 अनुसूचित जनजाति के आरक्षण आरक्षण प्रकोष्ठ का है। अनारक्षित पदों के अनुपात में मेरिट के आधार पर परीक्षा फल घोषित करने के बाद शेष बचे उम्मीदवारों में से आरक्षित पदों के अनुपात में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार जो मेरिट में नहीं आते उस कैटेगरी में का परीक्षा पीठा से दर्शाकर घोषित किया जाए। ये सर्कुलर है। ऐसे ही अन्य बहुत सारे सर्कुलर से मिलॉट। ये दिनांक 19 मई 1997 मेरिट के आधार पर चयन किए गए अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के संबंध। सुनाना, बताइए। म्यूटेड है उनका। I am pointing out from the clause number 6 of the advertisement, page number 17. यस, My lord, there were 68 posts for the assistant grade 3, my lords. हाँ, 11 for scheduled caste, 15 for scheduled tribe, OBC 10, unreserved 32. हाँ, Advertisement starts from page number 10. yes, which paragraph you are referring? My lord, it starts from advertisement starts from page number 10. I am referring to clause number 6 at page number 17. Yes. 7. नियुक्ति हेतु चयन विधि। फर्स्ट, यदि विज्ञापित रिक्त पदों के विरुद्ध 10 गुना से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, सहायक ग्रेड 3 के पदों के चयन हेतु एक ही प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। देन माय लॉर्ड्स, प्रथम चरण। प्रारंभिक परीक्षा में 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। उक्त प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामसाहिक, कंप्यूटर होंगे। उक्त परीक्षा की अवधि कुल 1 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक होंगे, जिसमें कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीण सूची तैयार कर एक पद के विरुद्ध 10 के अनुपात में अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आयोजित किया जाएगा, किंतु प्रारंभिक परीक्षा में अर्जित अंक अंतिम चयन हेतु आयोजित कौशल परीक्षा के अंक में नहीं जोड़े जाएंगे। मतलब thereafter on the basis of this exam, because these marks are not to be added in the skill test, my lords,
Preliminary exam was conducted because the number of applications which were received on the much higher side. Separate list for each category was prepared, my lords. Whether in this rules, it has been specifically stated that the every categories should be prepared one list. No, it is not set because what I would like to submit, this advertisement was issued on 28/6/2023. Yes. My lord, at that time, my lord, subsequently in the October 2023, the new rules have been given effect to. Prior to that, old rules were applicable on the date of exam. This advertisement. My lord, there is no specific as such apart from the advertisement as such condition. So separate list for each category because there were a number of seats in all the categories were different. Scheduled caste, scheduled tribe, OBC, and general. So keeping the balance to the number of seats, 10 candidates for each category was called for the skill test. My lords, in view of the question put, whether there is migration permitted from reserved to unreserved category at the stage of preliminary examination. What the question arises from the writ petition, whether a candidate of reserved category, OBC, SC, ST can say that he is entitled on the basis of preliminary examination to be called for skill test. This issue has been came up before the consideration before the Madhya Pradesh High Court, my lords. Pushpen Kumar Patel versus Madhya Pradesh High Court. And the similar exact same question has been framed in the para number 4 of the division bench of Madhya Pradesh High Court, and relying upon the Saurabh Kumar Yadav judgment 2021 relied upon by the petitioner, Indra Sahane case and the Chhatar Singh case, my lord. The court has discussed what was the issue before the Indra Sahane case. With respect to whether the reservation at the, my lords, at the very initial stage has, during today's argument, put the, he can be entitled at the final selection. Not at the preliminary, because to cut short the number of candidates, if 3,000 candidates application is there, we have adopted the process. And same issue was considered, and it has been held that at the time of preliminary examination, migration is not permitted. And this issue was not in the case of Saurabh Yadav, and Indra Sahane has been dealt by the Madhya Pradesh High Court. Relying upon the Reservation Act of 1994 and Madhya Pradesh District Court Establishment, Recruitment and Condition of Service Rules, my lord, though it is of 2016 in the Madhya Pradesh, and in High Court, my lord, earlier it was of 2005, now it is of 2023 rules. So that rule of 2023 is silent about the reservation. It gives the district selection committee to decide the process in compliance with all the instructions and the law, my lords. Now, मिलॉर्ड शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट के बारे में क्या कहना है आपका? Whether reservation is permissible in shortlisting also? In preliminary examination, my lord, shortlisting is not permissible. Shortlisting, migration is not permitted. While declaring the preliminary examination, we have prepared the list of unreserved category, OBC category, scheduled caste, scheduled tribe. My lords, may just see the page number 20. Page number, my lord, 30 of the writ petition. My lord, there were 32 seats in the general category. Yes. My lord, as per the advertisement, 32 into 10, 320 candidates ought to have been called after the preliminary examination for the skill test. Yes. Last number, because it's the 29, we have called 372 candidates from the general. Similarly, in the OBC, which list starts from the page number 33, we called 114 candidates were called. That too, my lord, in all the list at the top, it is mentioned after considering the objections. This preliminary list was prepared. At the time of preliminary list, my lord, there was no objection raised by the plaintiffs, petitioners. And subsequently, when the skill test list and the results were declared after the skill test, my lord, the objections and the writ petition has been filed. मिलॉर्ड, his claim is that, my lord, his number in the, though he has not pleaded in the writ petition of the 21 petitioners have applied for which category, even if it is assumed that all the 21 candidates are from the OBC category,
In the OBC category preliminary list, short list, my lord, as they were less meritorious to the last candidate of OBC category, their name was not there in the preliminary list. And at the stage of preliminary shortlisting, my lords, in Which says judgment of Madhya Pradesh High Court you are referring? Pushpendra Kumar Patel versus High Court of Madhya Pradesh. Copy है? We will provide. My lord, may I read, my lord, just one paragraph? Yes. Yes. It is 2023 SEC online Madhya Pradesh, page number 12. Para number 4, my lord. The grievance projected by the learned counsel for the petitioner is that despite having secured more marks than the cutoff marks in the list of qualified unreserved category, the petitioner who belongs to OBC category have not been allowed to migrate from OBC list to the unreserved category qualified candidates. In other words, it is submitted that the right of migration of more meritorious petitioner OBC candidate from reserved category to unreserved category list has been denied to the petitioner. My lords, thereafter, my lords, in para number, my lord, subsequently relying upon the Indra Sahni and Chadar Singh case. Para number 23 and 24. Thus, it is obvious from the close scrutiny of the Chadar Singh case that the said decision is not precedent in regard to the concept of migration of more meritorious reserve candidate to the unreserved select list of preliminary exam. Where is the finding? My lord, before I could point out to finding, may I point out that it has discussed the Indra Sahani case also, my lord, para number 31. Indra Sahni para number judgment of para number 94 and 95 has been discussed, and what has been held in Indra Sahni is at para number 32. Whether in the your selection in the इस प्रथम चरण की परीक्षा में जो लिखा है नियुक्ति हेतु चयन विधि प्रत्येक अंकों के आधार पर प्रवीण सूची तैयार कर एक पद के लिए किया जाएगा, है ना? अब इसमें ये कहाँ लिखा है कि ये हर कैटेगरी वाइज हो जाएगा? नहीं, कहीं नहीं लिखा, इसमें नहीं लिखा, फिर इसमें कहीं नहीं लिखा ये इसलिए उसमें हर कैटेगरी के कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए, क्योंकि ऊपर लिखा है एक हर उसमें जो है प्राप्त अंकों के आधार पर हर पद के लिए 10 के अनुपात पे प्रत्येक अंकों के आधार पर प्रवीण सूची तैयार कर एक पद के विरुद्ध 10. तो वो अगर उसको वहां पे रिजर्वेशन अगर इम्प्लीमेंट कर देते तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि अगर देयर आर 32 सीट्स ऑफ जनरल तो 320 जनरल शॉर्टलिस्ट ही नहीं होते स्किल टेस्ट के लिए. Therefore, separate list has been prepared for each category. अगर एक सिंगल लिस्ट प्रिपेयर कर देते तो बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए तो माय लॉर्ड दे वुड हैव बीन फिक्स 10 सीट्स, बट फॉर द जनरल वहां पे 320 शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते क्योंकि वो उसमें दूसरे कैटेगरी के लिए माइग्रेट हो जाते. जब फाइनल लिस्ट प्रिपेयर करी ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्ट लिस्ट, वहां पे स्टेट रूल्स को फॉलो करते अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट मोर मेरिटोरियस है ऑन द बेसिस. ये जो रूल है आपका 94 का, इसमें ये जो इनिशियल स्टेज की जो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होती है, जो पहली परीक्षा होती है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होती है. शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब क्या होता है? शॉर्ट लिस्ट का मतलब है मिलॉट की कोई जजमेंट कोई है शॉर्ट लिस्टिंग के ऊपर? शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जजमेंट अभी मेरे पास नहीं है मिलॉट. लेके आइए, हम आर्ग्यू इसको रिजल्व कर रहे हैं, अब हमको दे दीजिएगा शॉर्ट लिस्टिंग पे जजमेंट क्या बोलता है. बाकी एक हम्बल मेरा प्रेयर है, एक बात आप मेरा, जैसे अपन पीएससी की परीक्षा होती है, यूपीएससी की परीक्षा होती है, एसएससी की परीक्षा होती है, व्यापम की परीक्षा होती है, सभी परीक्षाओं में एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है. तो जब प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है तो उसमें जैसे हम बता रहे हैं कि जो जनरल कैटेगरी जिसको आप कह रहे हैं ऑन रिजर्व कैटेगरी है, वो उसमें वैसा ही लिस्ट तैयार किया जाता है. मैंने जो आपको बताया कि पूरे भारत में यही प्रक्रिया है, और पूरे इस वक्त जिस वक्त ये एग्जाम हुआ उस वक्त अन्य डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी यही एग्जाम हुए थे. सभी जगह यही तरीका अपनाया गया था. जैसे हमने ये मुंगेली का हमने लगाया है मिलॉट 62 नंबर पेज में, तो यहाँ पर जब इन्होंने लिस्ट बनाया तो 98 नंबर पाने वाला ओबीसी फर्स्ट नंबर पे है. उसके बाद
ओबीसी कैटेगरी का 96 वाला दूसरे नंबर पे है। इसी प्रकार इसका 8वें नंबर पे सम्राट कुमार एससी कैटेगरी का है जो 94 नंबर पाया है। तो जो भी लोग ये शॉर्ट लिस्टिंग की परीक्षा का है कि शॉर्ट लिस्टिंग की है, शॉर्ट लिस्टिंग की है। सहायक ग्रेड 3 पद के कौशल परीक्षा हेतु प्रारंभिक लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के हाँ। आधार पर पुनः मूल्यांकन। अच्छा, इसमें एक और बात है, जैसे इन्होंने पहले कहा कि यहाँ पर ये कह रहे थे नियुक्ति हेतु चयन विधि में ये जो बात लिखी गई है कि एक पद के विरुद्ध 10 अनुपात में अभ्यर्थियों का कौशल परीक्षा आयोजित किया जाएगा। और इसमें कहा जा रहा है कि एक पद के विरुद्ध तैयार करेंगे और एक मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे। तो एक सीधा मेरिट लिस्ट तैयार होता अगर वैसा तैयार करते तो जो भी एसटी एससी ओबीसी कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति जो भी मेरिट में होता, जो भी अच्छे नंबर पाता, वो सीधी उस लिस्ट में एक ही लिस्ट बनती। अगर इन्होंने रिजर्वेशन को फॉलो किया है तो रिजर्वेशन को प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। रिजर्वेशन कब लगता है? रिजर्वेशन मिलॉट, रिजर्वेशन हर एग्जाम में लगेगा और हर एग्जाम में लगता है, चाहे वो एग्जाम प्रिलिमिनरी हो। ऐसा कोई जजमेंट बताइए कि शॉर्ट लिस्टिंग में भी जब होगा तब भी लगेगा। जी अभी तो नहीं मैं ले तो आऊंगा। देख के पढ़ाई। और आपका केस है, आपका केस क्या है? इतनी दुनिया भर की कहानी सुनाने के बाद केस एक ही पॉइंट में है कि जो शॉर्ट लिस्टिंग है, आप इतनी देर से जो आर्गुमेंट कर रहे हो उसका जिस्ट क्या है कि शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आपके पास रिजर्वेशन फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना? अब इतने देर से तो बहस कर दिया आपने, और वो उस पॉइंट में आपका जजमेंट कहाँ है? मिलॉट क्योंकि ये इकलौता यही हुआ। मिस्टर कौंसिल, जी शॉर्ट लिस्टिंग में रिजर्वेशन पे क्या होता है उसका जजमेंट बता दीजिए, खत्म बात। अगर है तो आपकी पिटीशन अलाउ। बस एक पिन पॉइंट जजमेंट बनेगा कि शॉर्ट लिस्टिंग में भी आपको रिजर्वेशन देना है। अगर देना है तो देना है, जी नहीं देना है तो नहीं देना है। तो इस पे जजमेंट दे दीजिए, बस बस बाकी कुछ नहीं है इस केस में, इतना ही सा पॉइंट है। हाँ बस ये भी बोलते जाऊँ मिलॉट, आपने जो ग्राउंड उठाया तो एकदम सही है कि इन्होंने भी ये बात का इसमें जिक्र नहीं किया है कि जब प्रारंभिक परीक्षा होगी तो हम इसमें रिजर्वेशन फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, या शॉर्ट लिस्ट की कोई प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये इन्होंने भी इस में नहीं है और कहीं भी नहीं है, सब जगह यही नहीं, फॉलो इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग पे आपको अगर रिजर्वेशन का फॉलो करना है, मान लीजिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर शॉर्ट लिस्टिंग में देखिए इक्विटी आप इलीगलिटी में नहीं पा सकते। अगर कानून कहता है कि शॉर्ट लिस्टिंग में रिजर्वेशन फॉलो करना चाहिए तो अब तो सारी जगह ने सही किया है और इन्होंने गलत किया है। अगर कानून कहता है ना, तो उस पर जजमेंट बता दीजिए दोनों जने, बस 2 मिनट का केस बचा है, बस बाकी हो गया। बट मिलॉट ये भी है कि मैं आपको अन्य एग्जाम्स के भी मैं नहीं जजमेंट के सुनेंगे साथ में। हम नहीं सुनेंगे। ओके मिलॉट, शॉर्ट लिस्टिंग पे जजमेंट बताइए कि रिजर्वेशन इन इज परमिसिबल इन दिस शॉर्ट लिस्टिंग के स्टेज ऑफ कैंडिडेट। दिस इज दैट्स आउट, ठीक है? फ्रॉम द आर्गुमेंट advanced by the parties, the point emerged for determination whether for short